दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी पढ़ूंगा। कहानी का शीर्षक है सीमा और इसके लेखक हैं गुलजार साहब। तो शुरू करते हैं। सीमा। आज सुबह से तीसरी बार यह हुआ था कि पर्स से कुछ निकालते हुए उसके पिछले घर की चाबी हाथ में आ गई थी। सुधीर के घर की। सुधीर को छोड़े साल होने लगा था या हो चुका होगा, लेकिन अभी भी पर्स टटोलते हुए अगर वो चाबी कभी उसके हाथ से छू जाती है तो उसका जी चाहता है कि वो टैक्सी का रुख उसी तरफ कर ले। कह दे टैक्सी वाले से, इधर नहीं उधर ले चलो। मैंने बस इसी लम्हे शौहर बदल लिया है। कुछ इसी तरह शौहर बदला था उसने, बिल्कुल ऐसे ही जाते जाते, जैसे कोई टैक्सी बदल ले। 1 साल गुजर गया, लेकिन उसे यह महसूस नहीं हो पाया कि वो सुधीर को छोड़ चुकी है। टीके उसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत जिंदा दिल इंसान है। रोज कोई शरारत उन्हें सूझती है, कोई ना कोई सरप्राइज देते हैं। अचानक एक शाम नई कार लेकर चले आए। चलो तुम्हें ड्राइविंग सिखा दें। ड्राइवर मैं रखूंगा नहीं और तुम टैक्सी में घूमती रहो, ये मुझे पसंद नहीं। आज से गाड़ी अपनी अपनी। लेकिन वो अब भी टैक्सी पर सफर करती है। गाड़ी जब भी चलाई कहीं ना कहीं ठोक दी, उससे नहीं संभाली जाती। उसने शादी से कुछ दिन पहले ही तो कहा था कि मुझे समंदर बहुत अच्छा लगता है। बस कोठी ले ली समंदर किनारे। गाड़ी में बिठाकर बोले, सीमा चलो तुम्हें एक सरप्राइज दें। कोठी दिखाकर बोले, ये तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है। टीके जमीन टिकने ही नहीं देते उसके पांव के तले, और सुधीर पांव तले की जमीन हिलने नहीं देता था। डिसिप्लिन, डेडिकेशन। सुबह उठते ही पहला काम था गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करो। गले और आवाज की सफाई थिएटर की पहली एक्सरसाइज है। वक्त पर थिएटर पहुंचो, अपने डायलॉग्स अपने हाथ से लिखो, याद करो बोरियत की हद तक। इतना मश्क कराता था। स्टेज की मूवमेंट सांस लेने और सांस छोड़ने तक फिक्स हो जाती थी। एक्टर्स और एक्ट्रेसेस फर्नीचर के टुकड़े लगने लगे थे, लेकिन मजाल क्या कि कोई सुधीर के सामने उफ कर जाए। मेथड एक्टिंग का वो एक क्रू समझा देगा। उसके बावजूद शो के वक्त उसकी बेसाख्ती काबिले दीद होती थी। नाजरीन को पंजों के बल खड़ा कर दिया करता था, लेकिन वो बोर हो गई थी। उसके थिएटर से लगता था किसी हेडमास्टर से शादी कर ली है। घर नहीं, कोई क्लासरूम है। एक रोज उसने यूं ही कह दिया था, मैं बाल कटवा दूं, छोटे करा लूं, ये देखो। उसने बाल मोड़ के कंधों के पास पकड़ के बताए थे। सुधीर ने मुस्कुरा के बड़े आराम से कहा था, तो अदालत जारी है, मैं लैला बिनारे का क्या होगा, और आधे अधूरे में सावित्री का। वो चिढ़ गई थी। हर वक्त अपने ड्रामों के किरदार ही देखते हो मुझ में, कभी मुझ में भी देखा है। सुधीर ने कोई मजाक किया, लेकिन वो नहीं मानी। मैं जानती हूं अगर तुम्हें थिएटर और मुझ में चुनाव करना पड़े तो तुम थिएटर को पहले चुनोगे। मेरी जगह ही दूसरी है, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सुधीर हिस्बे आदत मुस्कुरा दिया। उसकी थोड़ी छू के बोला, सीमा जान, यही सवाल अगर मैं खुद से करूं ना, तो भी पहले थिएटर ही चुनूंगा। पहले थिएटर, फिर तुम, फिर मैं। वो कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा था। सुधीर के खुलूस और सच्चाई पर उसे कभी शक नहीं हुआ था, लेकिन कभी कभी उसकी बातों पर शक हो जाता था कि कहीं ये डायलॉग ही तो नहीं। उसका अंदाज ही ऐसा था। कभी आवाज ऊंची नहीं की, जिद नहीं की, गुस्सा नहीं किया। घर में कभी उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ। स्टेज पर ऐसे ऐसे नशेब और फराज पैदा करने वाला इंसान घर में इतना बोर क्यों था? इतना बेस्वाद, थिएटर और बस। एक ही बार सुधीर ने बच्चे की तमन्ना जाहिर की थी और उसने बहाना कर दिया था, मुझे प्रेग्नेंट होने से डर लगता है। तो मैं प्रेग्नेंट हो जाता हूं। उस वक्त तो सुधीर ने हंसकर टाल दिया था, लेकिन 2-1 रोज बाद की बात है। शायद उस दिन
जिन दिन उसने बाल कटवाने का जिक्र किया था। सुधीर अपने कागजात झोले में डालते हुए कह रहा था, तुम्हारी मुश्किल पता है क्या है? तुम बिलोंगिंग से डरती हो, पाँव में जंजीर डालने से घबराती हो, जिंदगी भर के लिए कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहती, शिफ्ट करने की गुंजाइश हमेशा पास रखना चाहती हो कि किसी भी तरफ करवट ले सको। जब मुझसे मिली थी तो एक पेंटिंग के स्कूल में जाया करती थी, फिर पंडित गिरी प्रसाद से गाना सीखने जाने लगी। तानपुरे को पड़े पड़े जंग लग गया, लेकिन अचानक वो उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। ये क्या कर रही हो? वो आईने के सामने बैठी आईब्रो पेंसिल से अपने मुंह पे मूछें बना रही थी। मुस्कुरा के बोली, मूछें लगा के देखना चाहती हूं, कैसी लगती हूं? अच्छा, अगर मैं मर्द होती तो? इसी तहम्मुल और तजज़िये के सुर में सुधीर ने कहा था, तुम्हारी मुश्किल शायद यही है। और झोला हमकता हुआ चला गया था। वेरी ड्रामेटिक। बहुत झुंझलाकर उसने सोचा था, अच्छा, हमेशा बिल्कुल सही जवाब देना ही क्या जरूरी होता है? हर बात का तर्जुमा करना? मैंने किसी तजज़िये के तहत तो मूछें नहीं बनाई थी। इंसान मजाक का जवाब मजाक से भी तो दे सकता है। ऐसी कौन सी बढ़ाई है कि आदमी बाइबल बना घूमता रहे? उस रोज सुधीर को ठेस पहुंचाने की बड़ी तमन्ना हुई थी। बहुत देर तक आईने के सामने बैठी रही और जब तक फोन की घंटी ने कान से पकड़कर नहीं उठाया, वो नहीं उठी। हेलो, कोई रॉन्ग नंबर था। जी, मैं सुशीला तो नहीं, थोड़ी सी कम हूं। शीला चलेगी? सामने वाले ने कोई गंदी सी गाली दे दी। उसने हंस के फोन रखा। दिल का सारा गुबार काफुर हो गया। पड़ोस का मुंडू अपना घियाकस मांगने आया तो उसने पूछा, घियाकस क्या होता है? जी, घिया घिसने वाला। घिया क्या करेगा? घिया घिसना है। एक पल को जी चाहा वही गंदी सी गाली उस मुंडू के मुंह पर चिपका दे। मुंडू गया तो चलते चलते सारे कपड़े उतार के कमरे में फेंकती हुई नंग धड़ंग बाथरूम में घुस गई। उस रोज थिएटर में सीधी डांट पड़ी थी। स्क्रिप्ट की फाइल से 3 पन्ने गायब थे। कहां गए? पता नहीं। पता नहीं मतलब? पता नहीं। अचानक गेंद की तरह सुधीर की आवाज उछली, छत से टकराई और सीधी उसके सर आकर बजी। तो किसे पता होना चाहिए, तुम्हें या मुझे? बड़े गुस्से से उसने अपनी स्क्रिप्ट उसके हाथों में ठूसते हुए कहा था, यह घर नहीं है, थिएटर है। घर बिना राशन के चल सकता है, थिएटर बिना स्क्रिप्ट के नहीं चलता। जानबूझ के थिएटर के बाद वो पिक्चर देखने चली गई थी, अकेली। पहले सोचा था थिएटर से रुखसाना को ले जाए, वो बहुत लड़कियों की तरह बिहेव करती थी और बड़ी चमची है सुधीर की। फारूक से कहना चाहती थी, लेकिन उसे सुधीर ने प्रोडक्शन के किसी काम से भेज दिया था। सो वो अकेली ही चली गई। आखिरी शो में लौटकर सुधीर से जागते हुए नहीं मिलना चाहती थी। अच्छा हुआ जो दोनों के पास अपनी अपनी चाबी थी फ्लैट की। लौटी तो सामने मेज पर चाइनीज खाने के पैकेट पड़े थे। लगता है सुधीर ने भी नहीं खाया। अंदर टेप चल रहा था। गुलाम अली की गजल सुनाई दे रही थी। वो जानती थी कि सुधीर सुनते सुनते सो गया होगा। खाना उठाकर फ्रिज में रखा, फाइल उठाकर शेल्फ में, टेप रिकॉर्ड बंद किया और बत्ती बुझाकर बैल्कनी में जाकर लेट गई, ठंडे ठंडे फर्श पर। समंदर दूर था, मगर उसका शोर वहां तक सुनाई देता था। किचन के नल को टिप ट्रप करते करते 2 महीने हो चले थे। सुधीर भी कई बार कह चुका था, वो भी कई बार कह चुकी थी, लेकिन प्लम्बर से किसी ने ना कहा था। उसका ख्याल था कि ये चंद बुनियादी खूबियां हर हस्बैंड के अंदर होनी जरूरी है। कील ठोकना, फ्यूज लगाना, बल्ब बदलना, दवाई की शीशी खोलना, कॉर्क उड़ाना। जैसे ये शौहर के तवक्का रखते हैं कि उसकी बीवी को खाना पकाना या बटन लगाना आता होगा। सीमा को भी उम्मीद थी कि सुधीर किसी दिन शाम को आकर ये नल ठीक कर देगा।
एक शाम उसने कोशिश की और किचन में सैलाब आ गया। वॉशर था नहीं। सुधीर ने कोशिश की किसी तरह कपड़े की पट्टी लपेटकर काम चला ले। सीमा मदद करने आई और बह गई नदी में, कपड़ों समेत नहा गई। हाथ छूटे तो पानी छत को छूता था। शोर अलग, उलझन अलग। उसी बारिश बौछार में पहली बार सुधीर का कॉलेज के जमाने का दोस्त टीके घर आ गया था। निहायत बेतकल्लुफ, खुश जबान, खुश मिजाज, पूरा प्लम्बर, वो भी भीग गया, लेकिन 2 मिनट में नल ठीक कर दिया। सुधीर उसे खाने पर बुलाकर भूल गया था और सीमा इस अचानक आमद पर बौखला गई। टीके बहुत बेतकल्लुफ इंसान थे। बोले, सीमा घबराओ नहीं, पंजाबियों की तरह मुक्का मार के प्याज खिला दोगी तो भी मजा आएगा। सुधीर बोला, दोनों ही मंगवाने पड़ेंगे, घर में न पंजाबी है न प्याज। वो मसला भी टीके ने हल कर दिया। टीके अच्छे खानसामा भी थे। घंटे भर में कुछ पका के तैयार कर दिया। सीमा ने पूछा था, और क्या क्या आता है आपको? बस गाना नहीं आता, बजाना सब कुछ आता है। सुधीर के कपड़ों में टीके सुधीर का एक और वर्जन लग रहा था, हल्का फुल्का, हंसी मजाक से लबरेज। उसे याद नहीं उससे पहले भी कभी वो इतना हंसी थी उस घर में। उसने सुधीर से कहा भी था, बड़ा ही बेतकल्लुफ दोस्त है तुम्हारा, इससे पहले तो कभी किसी को तुम्हारे साथ इस तरह मजाक करते नहीं देखा। थिएटर में तो सभी सबऑर्डिनेट की तरह बिहेव करते हैं। सुधीर ने किताब से नजर उठा के देखा तो उसने मुस्कुरा के कह दिया, मैं भी, और करवट बदल ली थी। टीके सुधीर के कपड़े लौटाने आए तो घर आने की दावत दे गए। सुधीर बहुत मसरूफ था अपनी नई प्रोडक्शन में, आधे अधूरी की तैयारी हो रही थी। उसने कह दिया था, तुम चली जाना, मैं थिएटर से सीधा वहां पहुंच जाऊंगा। सुधीर के पहुंचने से पहले वो टीके के साथ शैंपेन पर चीयर्स कह चुकी थी। टीके ने उस रोज भी बहुत हंसाया था उसे। सुधीर जब काफी देर से पहुंचा तो टीके ने मजाक किया, सुधीर अपनी बीवी का ख्याल किया कर, नहीं तो किसी रोज भाग जाएगी। मुझे साथ ले ले तो जहां मर्जी भाग जाए। दोनों ने मजाक किया था और दोनों सच निकले। आधे अधूरी की रीडिंग ही में थिएटर छोड़ दिया उसने। फिर वही झगड़ा सबके सामने। सुधीर ड्रामे की लाइन पढ़ रहा था और फिर सामने आया जगमोहन। ऊंचे संबंध, जबान की मिठास, टिप टॉप रहने की आदत और खर्च की दरियादिली। और तुमने सोचा महेंद्र की जगह जगमोहन होता तो कितना अच्छा होता। हालांकि सच ये है कि महेंद्र की जगह कोई भी और आदमी होता तुम्हारी जिंदगी में तो तुम ये समझती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ पाकर, कितना कुछ एक साथ समेटकर, कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना। आगे उसके डायलॉग्स थे। सुधीर ने 2 बार क्यू उसे दिया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ध्यान टीके पर अटका हुआ था। मुझे लग रहा था सुधीर जगमोहन के नहीं, टीके की बात लेकर मुझे ताने दे रहा है। लेकिन वो लाइनें तो स्क्रिप्ट में मौजूद थी। मोहन राकेश का वो ड्रामा पहले भी पढ़ चुकी थी, टीके को मिलने से पहले। जैसे जैसे रिहर्सल्स बढ़ती गईं, उसकी टाइमिंग उखड़ती गई। सुधीर एक दिन सबके सामने फट पड़ा। उसने भी सामने से जवाब दिया, सबके सामने मत चीखा करो मुझ पर, मैं तुम्हारी आर्टिस्ट ही नहीं, बीवी भी हूं। बीवी होगी घर पर, जैसे सब हैं वैसी तुम हो। मैं नहीं रह सकती सबकी तरह गूंगी गाय बनकर। सब ऐसे देखते हैं जैसे डायरेक्टर नहीं कोई अवतार पैदा हो गया। सुधीर ने इस डायलॉग पर बड़ी हैरत से देखा था उसे, और उसने फाइल पटकती थी, मुझे नहीं करना ड्रामा, मैं तुम्हारे थिएटर से बोर हो गई हूं। सुधीर की आवाज धीमी बढ़ गई। घर में तुम्हें तो घर बोर करता है, थिएटर में हो तो थिएटर बोर करता है तुम्हें। तुम हमेशा वहां रहना चाहती हो जहां नहीं हो, जहां हो उससे कभी मुतमईन नहीं हो, और तुम्हें खुद भी नहीं मालूम कि तुम कहां हो, कहां रहना चाहती हो। और हैरत की बात यह हुई कि उस रोज सुधीर थिएटर छोड़कर बाहर चला गया। फिर हफ्तों तक उन दोनों में कोई बात नहीं हुई, कम से कम थिएटर मुत्तलिक बिल्कुल नहीं।
पहले पहले टीके को फोन कर लेती थी, फिर टीके फोन करने लगे। वो घर से भी ले जाते उसे और घर छोड़ भी जाते। पता नहीं कब और कैसे वो दोनों इन मुलाकातों को सुधीर से छुपाने लगे थे। वो जानती थी सुधीर शक्की मिजाज आदमी नहीं है, लेकिन अगर टीके की बाहों में उसे देख ले तो क्या करेगा? उसे टीके के फ्लैट से निकलते देख ले तो क्या पूछेगा भी नहीं? पूछता तो उसे बुरा लगता, मुझ पर शक करते हो। ना पूछता तो और बुरा लगता, इतने बेसरोकार हो मुझसे। टीके ने कमर से पकड़ रखा था उसे। जब चाबी लगाकर दरवाजा धकेल कर वो अपने फ्लैट में दाखिल हुई, सुधीर सामने ही खड़ा था। दोनों हक्के बक्के रह गए। सुधीर के चेहरे पर वो कुछ भी ना पढ़ सके। टीके ने बहुत नॉर्मल रहने की कोशिश की। क्या कर रहे हो आजकल? किस ड्रामे में मसरूफ हो? एक पर्सनल से ड्रामे में मुब्तला हो गया हूं। मतलब ये कि बैठ जाओ सीमा। वो घबरा गई थी। सुधीर ने फिर अपनी लाइन बोली, ड्रामा किसी और का है, मैं ख्वामा बीच में आ गया हूं। मतलब ये कि हमारे यहां एक मिस्टर मुखर्जी हैं। कौन मुखर्जी? उसने पूछा। एक है, शायद तुम्हें याद नहीं। पता नहीं कोई याद रखने जैसी बात है उनमें कि नहीं, लेकिन वो अपनी खूबसूरत बीवी की वजह से याद रह जाते हैं लोगों को। वो खूबसूरत भी है, टैलेंटेड भी। और हुआ ये है कि कोई उनके इश्क में पड़ गया है, या समझिए कि वो किसी के इश्क में पड़ गई हैं। टीके और सीमा की उचटती नजरें मिली और अलग हो गई। सुधीर जैसे ड्रामा समझा रहा था। और इश्क कंपक्त एक ऐसी चीज है कि अच्छों के पांव तले से जमीन खींच लेता है। लगता है इश्क ही इश्क हासिल जिंदगी है। बाकी फन, आर्ट, टैलेंट तो सजावट की चीजें हैं तो हैं, नहीं हैं तो क्या। फिर वही बाइबल। उसने बात काटी। तो मुखर्जी का क्या प्रॉब्लम है? उनका प्रॉब्लम है कि उन्हें मालूम हो गया है और वो जानना चाहता है कि वो क्या करे। चुप रहे, होने दे जो हो रहा है, या बीवी को छोड़ दे, घर से निकाल दे, क्या करे? आहिस्ता आहिस्ता सुधीर की आवाज रूंधने लगी थी। टीके और सीमा दोनों समझ रहे थे कि सुधीर क्या कह रहा था। ड्रामे के एक किरदार ने उठकर निकल जाना मुनासिब समझा, लेकिन सुधीर ने ठंडी मगर करख्त आवाज में बिठा दिया उसे। बैठ जाओ टीके, तुम कोई बच्चे नहीं हो, तुम समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं। सुधीर ने कहा था, देखो कानूनी तौर पर कोई शौहर नहीं होता, कानूनी तौर पर कोई बीवी नहीं होती। हम खामखा इन रिश्तों पर कानूनी मोहरे लगाते रहते हैं। इन मोहरों से राशन कार्ड बन सकते हैं, रिश्ते नहीं बनते। सुधीर की आवाज में पहली बार गुस्सा और आंसुओं की घुलावट देखी थी। वो रूंधी हुई आवाज में कह रहा था, आज तक कोई किसी आते को रोक नहीं सका और ना किसी जाते को थाम सका है, और मैं अपने सीने में एक कैंसर लेकर नहीं घूम सकता। अगर तुम दोनों फ्लर्ट नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हो, सचमुच एक दूसरे को चाहते हो, तो हाथ पकड़ो और निकल जाओ इस घर से, दफा हो जाओ। सुधीर के आंसू निकल आए थे। उसका जी चाहा था कि उठकर उसे पकड़ ले, थाम ले, मगर उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजी थी और सुधीर ने गुस्से से उसे लात मारी थी। फर्श पर पड़े रिसीवर में कोई हेलो हेलो मिमी आ रहा था। सुधीर बाहर का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया था। उसकी आवाज घुट गई थी। मैं तुम दोनों का फैसला सुनना चाहता हूं, अभी इसी वक्त। टीके से शादी के फौरन बाद ही उसने अपने बाल कटवा दिए थे। दरअसल उसने लैला बिनारे और सावित्री के बाल काटे थे। वो थिएटर भूल जाना चाहती थी, लेकिन सुधीर को ना भूल सकी। टीके उसे कोचीन ले गए, जहां उनके फिशिंग ट्रेलर चलते थे। 8-10 दिन समंदर में रहना बिल्कुल नया तजुर्बा था। टीके मजाक करते थे, यहां रहकर तुम और नमकीन हो गई हो। जिस दिन उसकी आंखों में आंसू देखे थे, पास बैठ गए थे, चेहरा हाथों में लेकर कहा था, इन आंसुओं में सुधीर का चेहरा नजर आ रहा है ना? उसने इस बात में सर हिलाया था। सीमा, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, खींचातानी हो जाए तो कितना आसान होता है रिश्ता तोड़ना और भूल जाना किसी को, लेकिन सुधीर ने इस तरह अपनी गिरफ्त को ढीला करके हमें हमेशा के लिए बांध लिया है।
इस सारे वाकये का मुजरिम मैं हूं। टीके के प्यार में कोई बनावट नहीं थी। कोचीन से वापस आए तो एक और वाकया हुआ। सुबह सुबह आंख खुली तो गरारे करने की आवाज कानों में पड़ी। बिस्तर से उछलकर बाथरूम में पहुंच गई। टीके गरारे कर रहे थे। ये क्या कर रहे हो? गरारे? गले में खराश हो गई है। नमक मिला गर्म पानी उसने बेसिन में फेंक दिया। कोई जरूरत नहीं है गरारे करने की, चलिए मैं दवा मंगवाती हूं। फौरन अपने डॉक्टर साहब को फोन किया। टीके कान के पास खड़े खांसते रहे और तंग करते रहे। डॉक्टर साहब फौरन नहीं आए, शायद मसरूफ होंगे। टीके दफ्तर चले गए। शाम के वक्त डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी चली गई। डॉक्टर साहब उसे देखते ही बोले, अरे मैं गया था भाई, देख आया हूं सुधीर को, वही पुरानी हालत है टॉन्सिल्स की। वो धक से रह गई। सुबह डॉक्टर साहब को यह बताना तो भूल ही गई थी कि अब वो उस घर में नहीं है, और लगता था सुधीर ने भी जिक्र नहीं किया। मेरा तो ख्याल है टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करवा दो। मेरी तो मानता नहीं। कह रहा था कि सीमा से पूछकर बताऊंगा। तुम थोड़ी जिद करोगी तो मान जाएगा। सुधीर कभी नहीं मानेगा, वो जानती थी। वो इसी तरह सहता रहेगा लेकिन अपने टॉन्सिल्स का कुछ नहीं करेगा। ऑपरेशंस तो हरगिज नहीं। इस मामले में वो बहुत डरपोक है। उसे याद है टॉन्सिल्स पर ग्लिसरीन लगवाने के लिए उसने कितना उद्यम मचाया था। उसके सीने पर बैठकर दोनों बाजुओं को टांगों में दबाकर उसने धमकी दी थी, सीधी तरह लगवा लो नहीं तो पूरी शीशी हलक में उड़ेल दूंगी। खोलो, मुंह खोलो। टैक्सी उसके बंगले पर आकर रुक गई। टैक्सी को पैसे देने के लिए उसने पर्स में हाथ डाला तो फिर वही चाबी हाथ में आ गई। दरबान ने टैक्सी का दरवाजा खोला और इत्तला दी, साहब का कोचीन से फोन आया था, वो आज नहीं आएंगे, रात को फिर फोन करेंगे। अचानक बहुत से खौफ जहन में लौट आए। सुधीर क्या समझेगा, कैसे मिलेगा उसे? आज ही उसने सुना था कि सुधीर की तबीयत अच्छी नहीं है। इस एक साल में या साल से ज्यादा के अरसे में एक ही बार उसने देखा था सुधीर को, जब एक दिन मार्केट में वो टैक्सी से उतरी थी और सुधीर वहीं टैक्सी लेने के लिए आगे बढ़ा था। उसके पास 100 रुपए का नोट था। टैक्सी ड्राइवर कुछ बोलना ही चाहता था कि सुधीर ने उसे डांट कर चुप कर दिया और उससे कहा था, तुम जाओ, मैं दे दूंगा, और टैक्सी लेकर चला गया था। उसके बाद आज फिर टैक्सी सुधीर की बिल्डिंग के पास आकर रुकी। वो लिफ्ट से ऊपर गई और कुछ देर दरवाजे के सामने चुपचाप खड़ी रही। एक बार दरवाजे से कान लगाकर सुना भी, लेकिन कोई आवाज सुनाई नहीं थी। शायद सुधीर घर पर नहीं था। पड़ोस का दरवाजा खुला और मुंडू नमस्ते मेम साहब कहता हुआ तेजी से सीढ़ियां उतर गया। लिफ्ट वैसे ही खड़ी थी। बहुत हिम्मत से काम लेकर उसने दरवाजे में चाबी घुमाई, दरवाजा खोला और अंदर जाकर खड़ी हो गई। सब चीजें वैसे ही पड़ी थी, बस कुछ ज्यादा बिखरी हुई। वो जमीन पर गिरा कुशन उठा ही रही थी कि सुधीर के कमरे से किसी के हंसने की आवाज आई, किसी लड़की की। लगा लो ना, दवा लगा लो ना टॉन्सिल्स में, देखो ठीक से लगवा लो नहीं तो। उसके बाद सुधीर के खांसने की आवाज और लड़की के हंसने की। सीमा तेजी से मुड़ी और अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए लिफ्ट में घुस गई। लिफ्ट नीचे चल दी और उसे ख्याल आया कि घर की चाबी तो वहीं दरवाजे में लगी रही गई आखिर। अच्छा हुआ अब पर्स टटोलते हुए कभी उसके हाथ से नहीं टकराएगी।